नमस्कार, मैं श्रुति सिंह। स्वागत है आप सभी का इनसाइड झारखंड न्यूज के इस बुलेटिन में। चलिए जानते हैं आज की खबरों के बारे में। खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी रांची से। झारखंड में हाल के दिनों में हुए आपराधिक वारदातों को लेकर सत्ताधारी दल और विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। राज्य की विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी ने बढ़ते अपराध को लेकर हेमंत सरकार पर प्रहार किया है। धनबाद में हत्या की घटना के बाद राजधानी रांची और हजारीबाग में हुए गोलीकांड को लेकर भाजपा ने हेमंत सोरेन सरकार पर हमला बोला है। भाजपा का कहना है कि झारखंड में जंगल राज्य वापस आ गया है। शहरी क्षेत्र में संगठित आपराधिक गिरोह का तांडव है, तो वहीं नक्सली ग्रामीण इलाके में उत्पात मचा रहे हैं। ऐसे में आम जनता कहां जाए। रांची के नगड़ी थाना क्षेत्र में एक ढाबा संचालक को गोली मार दी गई। वहीं हजारीबाग में एक कांग्रेस के लीडर को भी गोली मारी गई। अब देखना है कि सत्ताधारी दल कांग्रेस क्या कदम उठाएगी। भाजपा ने हेमंत सोरेन सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। देखिए, झारखंड में हेमंत सोरेन के कार्यकाल में जंगल राज की वापसी हो गई है। शहरी क्षेत्र में संगठित आपराधिक गिरोहों का तांडव है, तो ग्रामीण इलाके में नक्सली उत्पात मचा रहे हैं। अब आम नागरिक जाए तो जाए कहां। अब आप देखिए, रांची में एक ढाबा संचालक को गोली मारी गई और हजारीबाग में कांग्रेस के एक सीनियर लीडर जो प्रोफेसर भी हैं, बच्चों को पढ़ाने का काम करते थे, उनको भी गोली मारी गई। अब कांग्रेस क्या कड़ा कदम उठाएगी ये देखना है। लेकिन इस राज्य में अगर आप हत्या, बलात्कार और किडनैपिंग की बात करें तो औसतन 5 ऐसी घटनाएं लगातार हो रही हैं। हेमंत सोरेन के कार्यकाल में पुलिस सिर्फ अवैध खनन, अवैध जमीन पर कब्जा कराने में मशगूल है, मशरूफ है। आम लॉ एंड ऑर्डर से उसका कोई लेना देना नहीं है। हम मांग करते हैं कि सरकार अविलंब लॉ एंड ऑर्डर को सुधारने के लिए कदम उठाए। लेकिन उससे बड़ा प्रश्न है कि जब कांग्रेसी नेता को टारगेट किया गया है तो कांग्रेस कौन सा कड़ा कदम उठाएगी। जबकि सत्ताधारी दल कांग्रेस के मांडर विधायक शिल्पी नेहा तिर्की का मानना है कि आपराधिक घटना को लेकर सरकार गंभीर है और मुख्यमंत्री ने अपराध पर नियंत्रण के लिए बैठक कर वरीय पुलिस पदाधिकारियों को निर्देश भी दिए हैं। किसी भी आपराधिक वारदात के खिलाफ सरकार द्वारा त्वरित कार्रवाई की जा रही है। वहीं जमीन विवाद को लेकर लगातार हो रही हत्याओं को लेकर उन्होंने विपक्ष की भारतीय जनता पार्टी पर हमला करते हुए कहा कि उनके पिता बंधु तिर्की ने पिछले दिनों 23 जमीनों का ब्यौरा दिया है। उन जमीनों में किसकी संलिप्तता है ये भाजपा से पूछना चाहिए। राज्य में भी बढ़ रही है, मगर इसमें सरकार क्या कर रहा है। आप तुरंत देखेंगे, कोई भी हादसा होता है, कोई भी क्राइम होता है तो उसमें हमारी सरकार जो है तुरंत एक्शन लेती है। दलादिली चौक में भी हाल फिलहाल में किसी बड़े नेता के साथ जो हुआ था उसमें भी क्या हुआ, क्या चीज़ निकल के आए। संथाल में जो हुआ था, गढ़वा में जो हुआ था, तमाम चीज़ों में सरकार एक्शन लेती है। जो गलत हो रहा है, जो क्राइम हो रहा है, सामाजिक रूप से तो ये विचारने वाली बात है कि क्राइम्स इतने बढ़ क्यों रहे हैं। निश्चित रूप से कार्रवाई हो रहा है, लगातार सरकार उसमें नज़र भी बनाई हुई है। हम लोग इस चीज़ को हाल ही फिलहाल में माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी बैठक किया था। सारे डीआईजी को, सभी लोगों को उसमें ऑर्डर भी दिया गया है कि इस तरह से लोगों को चिन्हित करके, जो ज़मीन दलाल है, ज़मीन माफिया हैं, उनको चिन्हित करके तुरंत कार्रवाई किया जाए। हाल ही फिलहाल में बंधु तिर्की जी, मेरे पिताजी ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। लगभग 23 ऐसे ज़मीनों का उन्होंने ब्यौरा दिया है और किनसे वो एसोसिएटेड है, इसमें आप भाजपा लोगों से सवाल करें। लेट देम आंसर दिस क्वेश्चन। झारखंड में प्रतिबंधित भाजपा माओवादी संगठन की सफाई के लिए झारखंड पुलिस लगातार अभियान चला रही है, जिसका नतीजा है कि नक्सलियों की कमर टूट चुकी है और झारखंड पुलिस के अनुसार पश्चिमी सिंहभूम में ही नक्सली बचे हुए हैं। इस क्षेत्र के नक्सलियों के खात्मे के लिए इस वर्ष के जनवरी महीने से ही लगातार अभियान जारी है। जानकारी के अनुसार भाकपा माओवादी संगठन के शीर्ष नेता 1 करोड़ के नामी मिसिर बेसरा समेत दस्ते के अन्य बड़े नक्सली कोल्हान क्षेत्र में डेरा डाले हुए हैं, जिनके खिलाफ लगातार चाईबासा पुलिस, सीआरपीएफ, कोबरा, झारखंड जगुआर समेत अन्य सुरक्षा बल अभियान चला रहे हैं। दर्जनों नक्सलियों के कैंप को ध्वस्त भी किया गया है। साथ ही 200 से अधिक आईईडी बम, हथियार समेत अन्य सामान बरामद करने में पुलिस को सफलता भी हासिल हुई है। इस पूरे अभियान को लेकर एडीजी अभियान संजय आनंद लाटकर ने बताया कि पश्चिमी सिंहभूम में युद्ध स्तर पर अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें सभी सुरक्षा बल शामिल हैं। वहां जिन इलाकों में पुलिस नहीं पहुंच पाई थी, वहां भी सुरक्षा बलों के कैंप स्थापित किया है। जल्द झारखंड राज्य वाकई में नक्सली मुक्त होगा। अरे बैठिए गाड़ी बैठिए ना।
ये हमारी तो रणनीति यही है कि जल्द से जल्द राज्य को पूर्णतः हम नक्सल मुक्त घोषित कर पाए। अभी आप जानते हैं कि पश्चिमी सिंहभूम में भी हमारा एक अभियान चल रहा है काफ़ी दिनों से, और उसमें भी बहुत अच्छी सफलताएं हमें मिल रही है, जिसमें सीआरपीएफ, कोबरा, जेजे, झारखंड पुलिस सभी मिलकर वहाँ पर लड़ रहे हैं। और उस ऑपरेशन में भी जिन इलाके में आज तक हम लोग नहीं पहुंच पाते, वहां पर भी अब सुरक्षा बलों ने अपने कैंप स्थापित किए हैं। तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में हम बहुत जल्द ये कह सकते हैं कि झारखंड राज्य नक्सलवाद से वाकई मुक्त हुआ है। और राजधानी रांची के प्रदेश भाजपा कार्यालय में प्रदेश महामंत्री एवं मुख्यालय प्रभारी डॉक्टर प्रदीप वर्मा द्वारा एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई, जिसमें छत्तीसगढ़ में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव में वर्तमान कांग्रेस सरकार पर धन बल का उपयोग करने का आरोप लगाया। छत्तीसगढ़ के रायपुर में एक होटल से कैश बरामदगी को लेकर डॉक्टर प्रदीप वर्मा ने कहा कि ये स्पष्ट हो चुका है कि छत्तीसगढ़ की वर्तमान कांग्रेस सरकार किस प्रकार से सट्टाबाजी का उपयोग करते हुए लोकतांत्रिक व्यवस्था पर हमला कर रही है। उन्होंने छत्तीसगढ़ में कैश बरामदगी के विषय पर कांग्रेस से कई सवाल भी किए। साथ ही उन्होंने दावा किया है कि आगामी 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों में बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। आप सबों के माध्यम से पूछना चाहती है, मुझे आशा है कि कांग्रेस पार्टी इसका जवाब देगी। क्या ये सत्य है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस नेताओं को चंद्रभूषण वर्मा और शुभम सोमी के माध्यम से असीम दास पैसा नहीं पहुंचाते थे? क्या ये सत्य है कि असीम दास को एक वॉइस मैसेज के माध्यम से यह आदेश दिया जाता था कि रायपुर जाएं और बघेल को चुनावी खर्च के लिए पैसे दें? ये बघेल कौन है? क्या ये सत्य है कि 2 नवंबर को होटल टाइटन में असीम दास के कमरे, कार एवं उनके आवास से 5 करोड़ 39 लाख रुपया नहीं प्राप्त हुए? क्या ये सत्य है कि अलग अलग बैंक अकाउंट में 15 करोड़ 59 लाख रुपए जो अवैध तरीके से एकत्रित करके रखे गए थे उन्हें फ्रीज नहीं किया गया? क्या ये सत्य नहीं है कि अभी तक कुल 508 करोड़ रुपए के भुगतान का वॉइस मेल और ईमेल महादेव ऐप के संचालकों के नहीं प्राप्त हुए हैं? ये प्रमाण जनता के अब सामने है, पब्लिक डोमेन में है, और कांग्रेस पार्टी को इस पर जवाब देना चाहिए कि भारतीय राजनीति को पॉल्यूट करने का ऐसा उदाहरण इसके पहले कभी क्या देखा गया था इस देश में? जनता की राय को, जनता के मत को, जनता के वोट को खरीदने का ऐसा प्रयास क्या इसके पहले इस देश ने कभी किया था? इसका जवाब कांग्रेस पार्टी से मैं आप सभी मीडिया के मित्रों के माध्यम से पूछना चाहता हूं। वहीं भारत और जापान के बीच झारखंड महिला एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2023 का फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। दोनों टीमों ने शनिवार को यहां मरंगगोम के जयपाल सिंह मुंडा एस्ट्रो टर्फ हॉकी स्टेडियम में अपने अपने सेमीफाइनल मैच जीतकर खिताबी मुकाबले में प्रवेश किया। बताते चले कि पहले सेमीफाइनल में जापान ने चीन को 2-1 से, जबकि दूसरे सेमीफाइनल में भारत ने कोरिया को 2-0 से मात दी। चीन और कोरिया के बीच अब कांस्य पदक के लिए मुकाबला खेला जाएगा। वहीं मलेशिया ने थाईलैंड को 1-0 से हराकर 5वां स्थान हासिल किया। फाइनल और कांस्य पदक मुकाबला रविवार को होगा। कल के मुकाबले में भारतीय महिला हॉकी टीम ने शानदार शुरुआत की और पहले हाफ के अंदर ही 2-0 की बढ़त बना ली। मेजबान टीम के लिए पहला गोल सलीमा टेटे ने 11वें मिनट में मैदानी गोल के रूप में किया। इसके बाद विट्ठल वैष्णवी फाल्के ने 19वें मिनट में पेनल्टी कॉर्नर को गोल में तब्दील करके मुकाबले में भारत की बढ़त को दोगुना कर दिया। दूसरे हाफ में दोनों टीमों के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिली, लेकिन दोनों में से कोई भी टीम गोल नहीं दाग पाई और भारत ने 2-0 की बढ़त को कायम रखते हुए फाइनल का टिकट कटा लिया। इससे पहले सेमीफाइनल 1 में जापान के लिए काना उराता ने 34वें और मियू सुजुकी ने 44वें मिनट में दूसरा गोल किया। चीन की ओर से एकमात्र गोल तियान लोउ ने 11वें मिनट में दागा। 5वें स्थान के लिए हुए मुकाबले में मलेशिया ने थाईलैंड को 1-0 से हरा दिया। मलेशिया के लिए एकमात्र गोल पहले ही मिनट में
नूर मजेतुल सैफी ने किया। राउंड रॉबिन लीग चंद के आधार पर खेले जा रहे इस टूर्नामेंट में कुल 6 टीमें भाग ले रही थी। इनमें मेजबान भारत के अलावा चीन, जापान, कोरिया, मलेशिया और थाईलैंड की टीमें शामिल थी। लीग चंद के बाद अंक तालिका की टॉप 4 टीमों ने सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई किया। भारत को साल 2016 के बाद से अपनी पहली खिताब की तलाश है। भारतीय टीम 2013 और 2018 में रजत पदक जीत चुकी है। डेफिनेटली पता था कि मैच टफ होने वाला है, क्योंकि जैसे मैंने कल भी शायद जब हम लास्ट मैच खेले थे आप सबको बताया था, ठीक है 5-0 है, बट कोरिया के पास भी नया सेम चांस है सेमीफाइनल से फाइनल पहुंचने का, तो वो भी अपनी तरफ से बेस्ट देंगे और उस चीज़ के लिए हम प्रिपेयर थे। बट आज छोटी छोटी गलतियाँ हुई हैं जिस पे काम करना बहुत जरूरी है ताकि फाइनल में हमें वो चीज़ हेल्प कर सके। अच्छी टीम है, तो हमें लगता है हमने आज भी जितना उस दिन जोर लगाया था उस सेम आज भी हमने जोर लगाया, तो हमने आज इंडिविजुअल एफर्ट बहुत अच्छी थी और हमने बहुत अच्छा खेला है आज, क्योंकि ये सेमीफाइनल बहुत प्रेशर होता है, पर हमने एज अ टीम होके हमने बहुत अच्छा खेला है। तो मेरी टीम और हम बहुत अच्छे हैं, तो हमें भले ही हम स्कोर नहीं कर पाए पर बहुत अच्छा खेले आज भी। Excellent. I don't know. I thought I aged a little bit today. I think, you know, we knew we were gonna have a more difficult game against Korea today. I was really happy with the goals we scored, but I would have liked to have 11 players on the field for the whole game because we make it very difficult for us. We played with 11 players. Yeah, 11 players against 8, so it's difficult. और जमशेदपुर के जेआरडी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 5 लाख की इनामी राशि वाले रन-ए-थॉन दौड़ में कई महिला एवं पुरुष अंतर्राष्ट्रीय धावक के साथ टाटा स्टील के एमडी टीवी नरेंद्र, कॉर्पोरेट जगत एवं शहर के हजारों लोगों ने दौड़ लगाई, जिसमें हर उम्र वर्ग के लोग नजर आ रहे थे। टाटा स्टील द्वारा आयोजित इनामी राशि वाले रन-ए-थॉन दौड़ में 10 किलोमीटर, 7 किलोमीटर, 5 किलोमीटर एवं 2 किलोमीटर के लिए अलग अलग समय पर प्रतियोगिता आयोजित की गई थी, जहां आकर्षण का केंद्र 10 किलोमीटर की प्रतियोगिता थी, जिसमें कई अंतर्राष्ट्रीय महिला एवं पुरुष धावकों ने 5 लाख की इनामी राशि को अपने नाम करने के लिए दौड़ लगाई है। वहीं खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाने के लिए टाटा स्टील के एमडी टीवी नरेंद्र सहित कई कॉर्पोरेट जगत के लोग एवं प्रशासनिक पदाधिकारी भी सड़क पर दौड़ते नजर आ रहे थे। वहीं इन सभी प्रतियोगिताओं में हर उम्र के लोग ने अपनी भागीदारी सुनिश्चित की थी, जहां कई लोग पूरे परिवार के साथ दौड़ का आनंद उठा रहे थे। वहीं 10 किलोमीटर पुरुष वर्ग में झारखंड के हरि सिंह ने इनामी राशि एवं ट्रॉफी को अपने नाम किया, जहां महिला वर्ग में उत्तर प्रदेश की रेणु सिंह ने इनामी राशि एवं ट्रॉफी पर कब्जा जमाया है, जहां सभी विजेताओं को मुख्य अतिथि के हाथों पुरस्कृत किया गया। वहीं इस संदर्भ में मीडिया से बात करते हुए टाटा स्टील के एमडी टीवी नरेंद्र ने कहा कि शहर के लोगों को फिट रखने एवं खेल को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इस तरह की प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं, जहां अब कई अंतर्राष्ट्रीय धावकों को इस आयोजन का इंतजार रहता है। वहीं शहर के लोगों को भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर के धावकों के साथ दौड़ने का अवसर प्राप्त होता है। नहीं, अच्छा है एक्चुअली सबको हेल्थ और फिटनेस पे ध्यान देना चाहिए। अच्छा है कि सिटीजन्स ऑफ जमशेदपुर आर पार्टिसिपेटेड विद अ लॉट ऑफ एंथुसियाज्म एंड आई होप वी विल कंटिन्यू टू हैव दिस पार्टिसिपेशन इन द इयर्स अहेड। थैंक यू। और सरायकेला जिले के कपाली ओपी क्षेत्र अंतर्गत अलबेला गार्डन के पास आपसी विवाद के चलते अपराधियों ने 35 वर्षीय युवक मोहम्मद रागीब आलम पर जानलेवा हमला कर ताबड़तोड़ फायरिंग की। जख्मी रागीब को अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के क्रम में उसकी मौत हो गई। बताया जाता है कि शनिवार शाम युवक को अलबेला गार्डन के पास कुछ अपराधियों द्वारा गोली मार दी गई, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद स्थानीय लोगों द्वारा कपाली पुलिस के सहयोग से घायल युवक को बेहतर इलाज के लिए जमशेदपुर के एमजीएम अस्पताल ले जाया गया, जहां स्थिति गंभीर होने पर उसे टीएमएच अस्पताल रेफर किया गया। इस बीच इलाज के क्रम में युवक ने दम तोड़ दिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार मृतक ने 2 दिन पूर्व ही 2 गुटों के बीच हुए विवाद में बीच बचाव कराया था, जिससे एक गुट नाराज था। संभवतः उस गुट में शामिल लोगों ने ही उसकी गोली मारकर हत्या कर दी। फिलहाल कपाली पुलिस द्वारा मामले की तफ्तीश की जा रही है। गोलीकांड की सूचना पाकर सरायकेला एसपी डॉक्टर विमल कुमार भी फौरन मौके पर पहुंचे, जहां इन्होंने घटनास्थल का जायजा लिया। इस दौरान एसपी द्वारा बताया गया कि अपराधियों की पहचान कर ली गई है और जल्द ही सभी की गिरफ्तारी कर ली जाएगी।
देखिए, जो अभी प्रथम दृष्टया जो है वो 2 लड़कों की लड़ाई थी, जो जैसा यहाँ पे कुछ प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है, और ये 2 लड़कों की लड़ाई थी और वो लड़ाई में कोई तीसरा व्यक्ति किसी के द्वारा बुलाया गया, जो उन्हीं के सर्कल का कोई है, जो उस संबंध में लोग जो है वो जांच कर रहे हैं और अतिशीघ्र मामले का जो है वो खुलासा। वहीं साउथ ईस्टर्न रेलवे के जीएम अनिल कुमार मिश्रा ने टाटा बादाम पहाड़ सेक्शन का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि 21 नवंबर से इस सेक्शन में 3 जोड़ी एक्सप्रेस ट्रेनें चलाई जाएंगी। देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का गृह क्षेत्र रायरंगपुर है, जिसको लेकर भारत सरकार के रेल मंत्रालय द्वारा टाटा से बादाम पहाड़ सेक्शन में 3 जोड़ी ट्रेनों को चलाए जाने का फैसला लिया गया है, जिसमें शालीमार से बादाम पहाड़ से राउरकेला और टाटा से बादाम पहाड़ एक्सप्रेस ट्रेनें शामिल हैं, जिसकी तैयारी को लेकर रेल जीएम अनिल कुमार मिश्रा द्वारा टाटा से बादाम पहाड़ रेलवे स्टेशन तक का निरीक्षण किया गया। उन्होंने इस रूट में पड़ने वाले हर स्टेशन में रुककर रात्रि सुविधा का जायजा लिया। इस निरीक्षण में रेल जीएम अनिल मिश्रा, सीकेपी डिवीजन के डीआरएम अरुण जे राठौर, एडीआरएम समेत रेल के अन्य विभाग के अधिकारी उपस्थित थे। वहीं आरपीएफ की महिला कांस्टेबल कुमारी सोना को चलती ट्रेन से गिरे एक बच्चे को बचाने एवं महिला कांस्टेबल स्वर्ण रेशमी कुमारी द्वारा गर्भवती महिला को ट्रेन में प्रसव कराने जैसे कर्तव्यों के निर्वहन के लिए जीएम द्वारा प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। रेल जीएम अनिल कुमार मिश्रा ने बताया कि 21 नवंबर से बादाम पहाड़ के लिए एक्सप्रेस ट्रेन चलाई जाएगी। उन्होंने यात्री सुविधाओं को जल्द से जल्द पूरा करने का निर्देश दिया और कहा कि टाटानगर स्टेशन को एयरपोर्ट की तर्ज पर 480 करोड़ रुपए की लागत से रीडेवलपमेंट कराया जा रहा है। बहुत जल्द ही इस योजना पर कार्य शुरू किया जाएगा, जिसकी तैयारी कर ली गई है। उसने बताया कि रेल सेफ्टी के मामले में सबसे आगे रेल की सुरक्षा और यात्रियों की सुरक्षा है। हाँ, ये मतलब रेलवे केवल रेलवे पोर्शन में कर सकती है, लेकिन उसमें राज्य सरकार से भी सहायता की ज़रूरत होती है कि जो भी अगर बाहर का पानी पूरा अगर सबवे में ही आएगा तो सबवे में पानी भरेगा। फिर भी रेलवे सिस्टम में है कि जो सबवे का पानी निकालने का प्रोविज़न किया जाए, जैसे उसके लिए हम लोग सम बनाते हैं या ड्रेनेज सिस्टम बनाते हैं, लेकिन पूरे शहर या काफ़ी एरिया का पानी उस छोटी सी जगह में आएगा तो हो सकता है कि कुछ समय के लिए पानी का भराव बढ़ जाए, लेकिन हमेशा उसमें भराव नहीं रहेगा। और इस तरह की जो भी कमियां हमारे नोटिस में आती हैं, हम उसमें तुरंत कार्रवाई करके और उसको ठीक कराते हैं। कहते हैं हमारे देश भारत में प्रतिभाओं की कमी नहीं है और प्रतिभा सुविधाओं की मोहताज नहीं होती। देश के हर कोने में प्रतिभा छिपी हुई है, बस उन्हें तलाशने और तराशने की जरूरत है। कुछ ऐसी ही कहानी झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले के जंगल सुदूरवर्ती क्षेत्र के गांव से आई है, जहां कक्षा 8 में पढ़ने वाली एक बच्ची ने उधार के जूते पहनकर सरकार द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय खेल प्रतियोगिता में एक नहीं बल्कि 2 गोल्ड मेडल जीते हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं पश्चिमी सिंहभूम जिले के सोनुआ प्रखंड के हाडीमारा गांव निवासी स्पोर्ट्स गर्ल के नाम से चर्चित 12 साल की गुरुवारी बांकीरा की। गांव के गड्ढे से भरे मैदान में दौड़कर गुरुवारी बांकीरा ने गरीबी से भी वो मुकाम हासिल कर दिखाया है, जहां तक जाने के लिए कई खिलाड़ी सारी व्यवस्था पाने के बाद भी नहीं पहुंच पाते हैं। गुरुवारी बांकीरा ने झारखंड के रांची में आयोजित खेलो झारखंड खेलकूद प्रतियोगिता के 100 मीटर और 200 मीटर की दौड़ में गोल्ड मेडल जीता है। खास बात यह भी है कि गुरुवारी ने 100 मीटर की दौड़ 14.60 सेकंड में और 200 मीटर की दौड़ 29.20 सेकंड में पूरी की है। उसकी रफ्तार के आगे झारखंड की सभी बच्चियां पीछे रह गई और वो आगे निकल फिनिशिंग लाइन को पहले छूने में कामयाब रही। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि 2 गोल्ड मेडल जीतने वाली इस बच्ची के पास अपने जूते भी नहीं थे। उसने अपने दीदी से उधार में जूते मांगकर प्रतियोगिता में भाग लिया था। उसके पहले खराब जूते को देख आयोजकों ने उसे दौड़ में भाग लेने से रोक दिया था, लेकिन इस बीच किसी तरह उसने अपने दीदी से जूते उधार में लिए और प्रतियोगिता में शामिल हो गई।
गुरुवारी के आत्मशक्ति और खेल के प्रति उसका रुझान ऐसा था कि 100 और 200 मीटर की रेस में कोई भी उसके सामने तक नहीं पहुंच पा रहा था। तेज रफ्तार में उसने दौड़कर 2 प्रतिस्पर्धा में गोल्ड मेडल जीता। गुरुवारी की इस जीत से न सिर्फ स्कूल प्रबंधन, उसके माता पिता, जिला प्रशासन खुश हैं, बल्कि उसकी इस जीत से पूरे गांव और जिले में खुशी की लहर है। गुरुवारी कहती हैं कि वो आगे अपने खेल को जारी रखकर देश के लिए गोल्ड मेडल जीतना चाहती हैं, लेकिन उसका सपना इस अभाव की जिंदगी में पूरा होना मुश्किल सा लग रहा है। उसने सरकार से अपील की है कि उसकी और उसके जैसे सभी खेल प्रतिभा को मदद की जाए, ताकि वो खेल प्रतिस्पर्धाओं में मेडल जीतकर देश और अपने गांव का नाम रोशन कर सके। उधार के जूते मांगकर राज्य स्तरीय दौड़ में 2-2 गोल्ड मेडल जीतने वाली गुरुवारी का जीवन अभाव से भरा हुआ है। घर की आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर है। पिता किसान और मजदूर हैं, मां गृहिणी है। गुरुवारी की बड़ी बहन 15 साल की उम्र में मजदूरी करने चेन्नई चली गई है। एक भाई छोटा है। वहीं घर का गुजारा किसी तरह चल रहा है। झोपड़े में रहने वाले इस परिवार को 2 वक्त खाना मिल जाए उतना ही बहुत है। इससे ज्यादा ये परिवार सोच भी नहीं सकता है। लेकिन इतनी बड़ी अभाव की जिंदगी जीने वाली गुरुवारी ने खेल के मैदान में जो कमाल किया है, उससे सभी खुश हैं। गुरुवारी के पिता पलटन बांकीरा कहते हैं कि उसकी बेटी पहले गांव में होने वाले मेले में आयोजित खेल प्रतियोगिता में भाग लेकर मेडल जीतती थी। उन्हें यकीन नहीं था कि गांव में मेडल जीतने वाली उनकी बेटी राज्य स्तर में भी कहीं मेडल जीत सकती है। पिता गुरुवारी को और आगे बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं, इसलिए सरकार से गुरुवारी की मदद करने की अपील भी कर रहे हैं। जिस गुरुवारी को उधार के जूते लेकर खेल प्रतियोगिता में दौड़ना पड़ा था, अब उसी गुरुवारी को राज्य सरकार के द्वारा जूता भी प्रदान कर दिया गया है। राज्य खेल प्रभारी धीरेन्द्र सोरेन के द्वारा रांची से गुरुवारी को स्पाइक बूट भेजा गया, ताकि वो अपनी खेल प्रतिभा में और अच्छा कर सके। जिले के डीसी अनन्या मित्तल ने कहा कि गुरुवारी देवगम ने हमारे जिले का नाम रोशन कर हमें गौरवान्वित किया है। उनके द्वारा अधिकारियों और शिक्षकों को निर्देश दिया गया है कि गुरुवारी सहित ऐसी सभी प्रतिभावान बच्चियों को सरकार की सभी योजनाओं का लाभ पहुंचाया जाए। उसके प्रतिभा को निखारने में भी संसाधन उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए। मेरा नाम गुरुवारी बांकीरा। खेलने गए थे चाईबासा से गए थे रांची में खेलगांव में खेलने थे। गोल्ड मेडल जीत करके लाए थे। क्या खेल था? 200 मीटर में और 100 मीटर में 114 में दौड़ था। जी सर। खेलो झारखंड के लिए ना? क्या था? खेलो झारखंड। तो उसमें क्या दिक्कत था तुम्हारे साथ, जिसके बावजूद भी तुम जीती हो? जूता नहीं था। स्कूल से भी जूता नहीं? नहीं, हम खेलने गए थे, जूता नहीं था। दीदी लोग दी थी। दीदी लोग दी थी। स्कूल से मिला था जूता? नहीं। तो आगे क्या करना चाहती हो, क्या बनना चाहती हो? इंडिया के लिए गोल्ड मेडल लाना चाहती हूँ। सरकार से क्या अपील करती हो? सरकार तो ऐसा मदद देगा तो आगे भी जाकर गोल्ड मेडल लाना चाहती हूँ। दोस्त लोग मेरा जैसे गोल्ड मेडल लाना चाहती है तो वो लोग भी प्रैक्टिस करेगा। नहीं, वो तो हम लोग बहुत खुश में है, और भी जीतेगा तो और गांव का भी खुशी होगा। अभी भी खुशी है गांव का, स्कूल का भी और मास्टर का भी। क्या काम करते हैं? हम वो किसान का। तो खर्चा उसमें चल जाता है सारा परिवार? हाँ, बहुत कम, फिर वो कमाई लेते हैं इधर उधर से। फिर मजदूरी भी करते हैं? हाँ, मजदूरी उधर करते हैं। घर बहुत मुश्किल से चल रहा है? हाँ, घर बहुत मुश्किल से चल रहा है। कितने बच्चे हैं? हाँ, मेरा बच्चा 4 गो। एक शादी है, एक चकदरपुर में रहता है, और एक छोटी बेटी और मजली वो परदेश गई है। हाँ, काम करने। सरकार से गुरुवारी बांकीरा को थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे। पहले तो उतना नहीं सोचे थे कि कहाँ तक पहुँचेगा। ये शिक्षा स्कूल मास्टर ने आगे इन लोग को
रास्ता दिखाया गुरुवारी को। सबसे पहले गुरुवारी बांकीरा सोनवा प्रखंड की जो खेलो झारखंड में राज्य स्तर पे 2 पदक जीत के लाई, उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। कुछ अभाव में उन्होंने खेला, इससे प्रतिभा उनकी कहीं पर भी नहीं चुकी। इसके लिए मैं उन्हें बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि वेरियस इश्यूज़ के पश्चात भी वो इस स्तर पर पहुँचे। साथ ही साथ मैं संबंधित पदाधिकारियों को निर्देश दिया हूँ कि किसी भी तरीके की दिक्कत हो या फिर किसी भी तरीके से प्लेयर्स को प्रोत्साहन ना मिल रहा हो तो सभी सरकारी योजनाओं का इस्तेमाल करते हुए उनको प्रोत्साहन दिया जाए, और साथ ही साथ CSR के माध्यम से भी और विभिन्न हमारे जिला स्तर पे उपलब्ध मदों से भी हम उनको बेहतर खेल के और प्रोत्साहित कर सकें। इसी के लिए मैं सबको निर्देशित भी किया। वहीं चक्रधरपुर के पंडित हाथा शिव मंदिर प्रांगण में शनिवार शाम श्रद्धांजलि सभा का आयोजन कर हिंदुवादी नेता सह गिरिराज सेना के संरक्षक रहे कमलदेव गिरी को श्रद्धांजलि दी गई। इस अवसर पर शहर के विभिन्न मोहल्लों से मौजूद लोगों ने कमलदेव गिरी की तस्वीर के समीप दीप जलाकर व फूल चढ़ाकर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। 12 नवंबर 2022 की शाम चक्रधरपुर के भारत भवन के समीप कमलदेव गिरी की बम व गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। 12 नवंबर को कमलदेव गिरी हत्याकांड को 1 साल पूरे हो रहे हैं। इसी को लेकर गिरिराज सेना के सदस्यों ने 5 नवंबर की शाम से लेकर 13 नवंबर तक शहर के विभिन्न वार्डों व मोहल्ले में श्रद्धांजलि सभा आयोजन करने का निर्णय लिया है। शनिवार शाम पंडित हाथा शिव मंदिर प्रांगण में श्रद्धांजलि सभा के दौरान मुख्य रूप से मौजूद कमलदेव गिरी के बड़े भाई उमा शंकर गिरी ने कहा कि कमलदेव गिरी ने कम उम्र में ही सामाजिक कार्यों के जरिए अपनी अलग पहचान बनाई थी। चक्रधरपुर में 12 नवंबर को हमेशा एक काला दिन के रूप में याद किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कमलदेव गिरी की हत्या में राजनीतिक दल के नेताओं की सहभागिता है। उन्होंने कहा कि हमें मिलकर कमलदेव गिरी को न्याय दिलाना है। हमारी मांग CBI जांच है, उसे हर हाल में कराया जाएगा। 12 नवंबर की शाम शौंडिक धर्मशाला परिसर में श्रद्धांजलि सभा आयोजित की जाएगी। वहीं 13 नवंबर की शाम कैंडल मार्च निकाला जाएगा। जिस स्थान पर कमलदेव गिरी की हत्या हुई थी उस स्थान तक कैंडल मार्च पहुंचेगी। उन्होंने कहा कि कमलदेव गिरी की हत्या के पीछे जितने लोग शामिल हैं उसे किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। इस दौरान कमलदेव गिरी के समर्थन में जिंदाबाद के नारे लगाए गए और उनकी हत्या की CBI जांच की मांग की गई। और इस बुलेटिन में बस इतना ही। ब्रेक के उस पार है कुछ और खास खबरें। तब तक के लिए देखते रहिए इनसाइड झारखंड न्यूज। धन्यवाद।